साथियों, अभी तक काफी लंबे देर से आप बातें सुन रहे हैं। यहां से जाकर के क्या करना है, इसके बारे में आपसे काफी लंबी बात हुई है और हमारे सभी साथियों ने बात की है। मैं आपसे उस बिंदु पर बात करना चाहता हूं जिसके बारे में आप हर समय बाहर चर्चा करते रहते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां से जाओगे तो फिर वही चर्चा करोगे जो आपके दिल में है, आपके मन में है। यह बात ठीक है कि यहां पर शायद चुनाव जीतने के बाद पहली बार हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं पूरे प्रदेश के। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने, हमारे विधानसभा इंचार्ज ने, वार्ड इंचार्ज ने अपने अपने स्तर पर संगठन निर्माण के लिए लगातार काम किया है। उसके बाद संगठन को और गति देने के लिए संगठन की तरफ से हर लोकसभा वाइज संगठन ने उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। लेकिन फिर भी जब हम एक अगली लड़ाई के मुहाने पर जब जा रहे हैं तो उस बात को थोड़ा सा आज आपस में बातचीत करके जाएं, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। 2-3 सवाल आपसे पहले जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, उसके बाद बात आपसे करूंगा। पहला, यहां पर अभी हमारे विधायक कितने उपस्थित हैं, जरा हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आध होंगे 10। आज जो पूरे संगठन के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आकर के खड़ी हुई है, आज पूरे हर विधानसभा के अंदर 2 धाराएं चल रही है। एक संगठन की धारा है, एक संगठन का समूह है और एक विधायक का समूह है। विधायक के समूह वाले संगठन वालों को समझते हैं कि बस ये तो वैसे ही हैं, और संगठन वालों को यह लगता है यार हम ही तो सब कुछ थे, ये विधायक क्या है, इनकी क्या औकात है। ये झगड़ा हर विधानसभा के अंदर कहीं खुल करके और कहीं अंदर अंदर चलता है। कहीं व्हाट्सएप पे भी चल जाता है, कहीं ऑफिस में भी चल जाता है, और कुछ नहीं तो जब आपस में अपने मनपसंद लोग मिलते हैं जहां से खबर विधायक तक न पहुंचे तो वहां चल जाता है। अभी पूरे संगठन के अंदर चारों तरफ एक पंचायत चल रही है, और पंचायत अब फाइनल दिशा में पहुंच गई है, और उस पर जो आजमाइश चल रही है कि वार्ड के चुनाव में टिकट विधायक के आदमी को मिलेगा या संगठन के आदमी को मिलेगा, इसका संघर्ष चल रहा है। अभी जीतेगा हारेगा कौन, इसकी चिंता अभी नहीं चल रही है। अभी ये एजेंडा नहीं है, अब ये भी एजेंडा नहीं है कि विधायक क्या काम किया था, क्या नहीं कर रहा, अभी भी एजेंडा नहीं है। अब एजेंडा ये है कि टिकट किसको मिलेगा। इसलिए आपसे दिलीप भाई किसी ने पर्ची में पूछा, वो सब पूछ रहे हैं कि टिकट मिलेगा कैसे। मेहनत तो सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहली बात बहुत विनम्रता के साथ, कि जब तक आज जो लड़ाई है विधायक और संगठन साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, चुनाव जीतने का परिणाम हम नहीं लेकर के आ सकते। लेकिन कैसे हो ये काम, आज हमें इस बात को भी सोचना है कि इसका समाधान कैसे निकले। क्योंकि आज भाषण हो गया, ऐसा इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाषण बहुत सुने। यहां पर जो उपस्थित हैं इनमें से जब जन लोकपाल का आंदोलन चल रहा था आईएसी का, उस समय वाले कितने यहां पर वॉलंटियर हैं? 4 साल हो गए। हम लोगों का भाषण सुनते हैं और अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि यार जिसके लिए लगाया था उसको तो भाषण किसी ने नहीं दिया। आज भी भाषण जब ये चल रहा है, मुझे इस बात का दुख है। आज की मीटिंग रखने का जो सबसे बड़ा पर्पज था कि यहां हमारे सारे के सारे विधायक हों, यहां हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हों, यहां हमारे सारे के सारे वीपी हों, यहां हमारे सारे के सारे विधानसभा इंचार्ज हों, यहां हमारे सारे के सारे वार्ड इंचार्ज हों, और यहां पर सारे हमारे पोलिंग स्टेशन इंचार्ज हों। यह हमारी अपेक्षा थी इस मीटिंग को रखने से, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। और मैं दिलीप भाई से कहना चाहता हूं
आज इस मीटिंग में जो भी हिस्सेदारी नहीं किया है उसको शो काज नोटिस जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शो काज नोटिस अगर नहीं जाएगा तो फिर आप यहां पर ये जब मसला है तो आप सोच लो कि डोर टू डोर करने के लिए यहां से जो भी आप निर्णय ले लो, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी जाएंगे मीटिंग में, वहां भी यहां भी हो जाएगा, वार्ड में मीटिंग विधानसभा इंचार्ज करेगा, वहां भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर अनुशासन कार्यकर्ताओं पे तो हम हर बार बनाते हैं, लेकिन जब तक विधायकों पे अनुशासन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा संगठन आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ये बात सच है, ये बात सच है कि विधायक को हमने अधिकार दिए हैं, जनता ने वोट दे करके, और वोट जनता ने दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से दिया है। लेकिन मैं ये बात फिर आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन एक मीटिंग ऐसा होना जरूर है अनिवार्य तौर पर, और उसके लिए आप लिख दो पूरे एक दिन की मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे आना है और शाम को 5 बजे जाना है। सारे अधिकारी, सारे पदाधिकारी, सारा विधायक, सारा वॉलंटियर बैठेगा और जो भी मन में है वो बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात नहीं होगी आमने सामने और उसका समाधान नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने दिल्ली जीता है, हमने पंजाब, हमने जीतने के हम मुहाने पर खड़े हैं, गोवा भी हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर इसका समाधान हमने बैठ करके नहीं निकाला, सारे विधायकों ने, सारे पदाधिकारियों ने, सारे वॉलंटियर्स ने, तो आपको एमसीडी चुनाव जीतना बहुत भारी पड़ने वाला है। हम भी कितना भी गरम गरम जाकर के भाषण दे आएंगे, उससे फील्ड में हमारा वोट नहीं पड़ने वाला। इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि अभी लगता ही नहीं है, हम बात तो कर रहे हैं, अभी लोगों को नहीं लगता है कि आज अगर कल हमने विधायक को चुनाव जिताया और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कल काउंसलर जो बन जाएगा वो हमारी बात सुनेगा। इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी क्या है? कोई लेने को तैयार है, एफिडेविट देगा और दे भी देगा, तो अनुभव तो खट्टे हैं, अनुभव तो खट्टे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के आईएसी के आंदोलन से जुड़े रहे, हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो पहली बार पार्टी बनी उसके बाद वो सक्रिय हुए, हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो पहली बार सरकार बनने के बाद जुड़े, अलग अलग श्रेणी के लोग हमारे विधायक हैं। लेकिन जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इस बात को हमें भी समझना जरूरी है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। आज पूरे दिल्ली के अंदर एक टसल चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। क्या? जैसे हमारे घर में होता है, सास को बहुत इस बात की खुशी होती है कि उसके बेटे की शादी होने वाली, मां अपने बेटे की शादी के लिए बहुत खुश होती है। जब शादी होती है पूरी ताकत लगाती है, नाचती है, गाती है, ढोल नगाड़े बजाती है, बेटे की शादी हो जाती है, उसकी खुशी होती है उसे। लेकिन जब बहू आ जाती है तो उससे जलन होने लगती है, ये तो हमारा बेटा अब छीन रही है, ये तो बाहर से आई है, हमारे घर का नहीं, हमारे घर की नहीं है। उसके बाद वो क्या करने लगती है? बेटी को बेटी बेटी करने, बेटा भूल जाती है, क्योंकि बेटा तो बहू के साथ है। वो बेटी को अपनी कहने लगती है और बहू को पराई कहने लगती है। हमारे वॉलंटियर्स के मन में भी ये बात चारों तरफ मैं सुनता हूं कि या तो हमारा वो विधायक नहीं जीता, हमारा विधायक नहीं बना होता, हमने तन मन धन लगा के नहीं जिताया होता, और अगर आज जिता दिया है तो आज वो हमारे परिवार का, हमारा विधायक है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना आम आदमी पार्टी के मान सम्मान की रक्षा करना है, और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना आम आदमी पार्टी और अपने परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। इस बात को हमें कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स को भी ध्यान रखना। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे विधायक के चुनाव के बाद हमने अलग अलग जगहों पर संगठन बनाए, हमने डीआई बनाए, हमने वीपी बनाए, हमने विधानसभा इंचार्ज बनाए, वार्ड इंचार्ज बनाए। यहां कितने डीआई बैठे हुए खड़े हैं, बैठे हैं? डीआई हैं सारे लोग। विधानसभा इंचार्ज कितने हैं? विधानसभा इंचार्ज भी बहुत कम है। डीआई जो है वो देख लें कौन कौन विधानसभा इंचार्ज यहां है या नहीं है। वार्ड इंचार्ज कितने हैं? वार्ड इंचार्ज भी जितने वार्ड हैं उतने नहीं है यहां पर। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं,
विधायकों की जो आपके साथ उससे आगे बढ़ करके दिल्ली के अंदर जब हमने डीआई बनाए और डीआई ने अपने विधानसभा इंचार्ज बनाए, कई सारे विधायक से मिलता हूं और बात करता हूं और बहुत सारे वॉलंटियर से भी बात करता हूं। बहुत सारे जगह अच्छे काम हुए, लेकिन बहुत सारे जगहों पर विधानसभा इंचार्ज की नियुक्ति में, बहुत सारे जगहों पर वार्ड इंचार्ज की नियुक्ति में, बहुत सारे जगहों पर वीपी के नियुक्ति में हमने उन वॉलंटियर को छोड़ दिया जो हमारी बात या हमारे मन माफिक और हमारे हां में हां मिलाने वाले नहीं थे। हमने उन लोगों को भी पद दे दिया संगठन का जो हमारे यश में यश मिलाने वाले थे। इस लेवल पे भी हमारे यहां पूरे पार्टी में अंतर विरोध चल रहा है। बहुतों को लगता है यार मेहनत तो हमने किया, लेकिन डीआई बन करके आ गया कोई और उसको जो यश में यश कहने वाला है, उसके जो ऑफिस में दौड़ने वाला है वो सब कुछ है, और जो मेहनत करने वाला वॉलंटियर है वहां भी छूट गया। तो एक लोग हैं जिसकी अभी बात करे थे दिलीप भाई, कि जो लोग आंदोलन में नहीं थे, जो लोग पार्टी के दौरान नहीं थे, जिन्होंने डोर टू डोर नहीं किया था, लेकिन जब हम कैंडिडेट बनाए हमने तो कैंडिडेट के साथ आए, वो आज पूरे पार्टी के माई बाप बने बैठे हैं। दूसरे हमारे माई बाप डीआई है, उनको लगता है चलो विधायक नहीं हूं, डीआई तो हूं, वार्ड इंचार्ज तो बदल सकता हूं, विधानसभा इंचार्ज तो बदल सकता हूं। दूसरे माई बाप वो हैं। तीसरे माई बाप हमारे जो विधानसभा इंचार्ज यहां बैठे हैं वो हमारे माई बाप, उनके ऊपर नहीं चलती है तो नीचे ही चला लेते हैं। और उसके बाद हमारे वार्ड इंचार्ज हमारे माई बाप हैं, लेकिन आजकल वो ज्यादा विनम्र इसलिए हो गए हैं कि अधिकतम वार्ड इंचार्ज को चुनाव लड़ना है, आजकल हाथ जोड़ना काफी वो सीख गए हैं। लगभग 70% तो दावेदार हैं। अच्छी बात है, हमें चुनाव लड़ना भी है, लेकिन मेरा यह कहना है कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। नंबर 1, एक तो मैं ये चाहता हूं दिलीप भाई से बात करना कि आप सबके सामने कि एक मीटिंग ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें सारे विधायकों से बात हो कि भाई आपके यहां जो ये समस्या है, जो गैप है, इसको कैसे ठीक किया जाए। उनके भी सुझाव हम लेना चाहते हैं। उनका क्या सुझाव है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर वार्ड का चुनाव होने पर जिस विधानसभा के अंदर वार्ड का चुनाव हारा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी केवल हमारे डीआई की और हमारे विधानसभा इंचार्ज की नहीं है। अगर हमारी पार्टी उस विधानसभा में हारती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी विधायक की बनेगी और उससे जवाबदारी मांगा जाएगा। इसलिए आज अगर आप विधानसभा के अगुवा हो, नेता हो, जनता के द्वारा चुने हुए नेता हो, संगठन के मेहनत से आप नेता हो, तो आपको सबसे पहले जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सारे विधायक इस बात को सोचना शुरू करें कि हमारे यहां चुनाव कैंडिडेट तो कौन लड़ेगा ये पीएससी तय करेगी, लेकिन जो कैंडिडेट लड़ेगा वो जीते, इसकी गारंटी विधायक को करनी पड़ेगी और इस बात को सोचना शुरू करना पड़ेगा। और यहीं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आसपास में जो साथी हैं वो भी अब हमारे परिवार के हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन हर विधायक इस बात को सोचे, विधायक को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा कि आप विधायक हो, मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, हमारे साथ जो 8 लोग 10 लोग रहते हैं वो तो सत्ता के करीब हैं, उनकी बात तो अधिकारी भी सुन लेते हैं, कुछ बात तो हो जाती है, लेकिन हमारा जो वार्ड का इंचार्ज है, हमारा जो पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज है, उसको भी हक बनता है। मैं सारे विधायकों से कहना चाहता हूं कि एक त्याग चाहिए। आपको विधायक बनाया है इन लोगों ने, अगर आपका बहुत ही कोई खास आदमी है उससे भी आज से बात शुरू करो। जब कैंडिडेट बनने की बात हो तो अपने खास लोगों को नहीं, जो सबसे खास वॉलंटियर विधानसभा में हो, जिसने आज तक दिन रात मेहनत किया हो, उसका नाम रिकमेंड करो। और जो भी ऐसा वॉलंटियर आपकी नजर में हो उससे बातचीत करना शुरू करो। आज अगर दोस्ती नहीं है तो उससे दोस्त बनाओ, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई जीतनी है। लड़ना एक बात होती है और जीतना दूसरी बात होती है। इसलिए मैं आज विधायक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार इस पर चर्चा जरूर हो कि सबसे पहले अगर त्याग करना है एमसीडी चुनाव के लिए तो कार्यकर्ता को त्याग नहीं करना। सबसे पहला त्याग विधायक को जो अपना मोह है धृतराष्ट्र का कि जो हमारे साथ चलते हैं वही बनने चाहिए काउंसलर, इस मोह को त्यागना सबसे पहले विधायक को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉलंटियर ने तो त्याग ही त्याग किया है। हम जंतर मंतर पे उसको भाषण पिला लेते थे,
और वो भारत माता की जय लगा करके कांग्रेस का बैंड बजा दिया। हमने पहली बार चुनाव लगा जब पूरा देश कहता था कि आम आदमी पार्टी 2 सीट नहीं जीत पाएगी। हमने तब भी घुट्टी पिलाई अपने वॉलंटियर को, हमने उसे समझाया, उसने शीला दीक्षित का तख्ता उलाट करके फेंक दिया। फिर उसकी समस्याएं थी, हमने फिर लोगों से कहा, अपने वॉलंटियर से कहा त्याग करो। जब पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत नरेंद्र मोदी लगे हुए थे दिल्ली से हमें उखाड़ करके फेंकने में, जब वो कहते थे कि केजरीवाल भगौड़ा है, नक्सली है, इसे जंगल में फेंक दो, तो उन्हीं वॉलंटियर ने अपने दिन रात एक करके इस हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अंदर 70 में से 67 सीट जीतने का रिकॉर्ड बना। मेरा यह मानना है वॉलंटियर को त्याग करना है वो तो करते ही रहे हैं, फिर कर देंगे, लेकिन इस बार सबसे पहले जिनको मिला है, पद मिला है, विधायकी मिली है, तनख्वाह भी मिलती है, थोड़ा सम्मान भी है, ऐसा नहीं है फोन करते हैं बोलते हैं विधायक बोल रहा हूं बात नहीं सुनोगे, जिनको मिला है इस काउंसलर के चुनाव में सबसे पहले उनको त्याग करना है। अपने मन को बनाओ, जिस दिन हमारे विधायक त्याग करने के मूड में आ जाएंगे, आधा झगड़ा उस दिन खत्म हो जाएगा विधानसभा के अंदर। फिर हमारा विधायक ढूंढेगा कि हमारे वॉलंटियर में से अच्छा कौन है, कौन मेहनत किया है, कौन काम किया है, कौन अच्छा किया है। इससे हमारे विधायक की भी छवि सुधर जाएगी और एमसीडी चुनाव में जीतने की भी गारंटी हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, मान लो मैं बाबरपुर विधानसभा से विधायक हूं, अगर मेरे बगल में दो लोग चलते हैं, अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं, मैं तो पीएससी का मेंबर भी हूं, अब हमारे साथ साथ जो मंत्रालय में बैठते हैं और हम टेढ़ी चोटी लगा दें कि बस टिकट तो उन्हीं को मिलना चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन हम बाबरपुर में उस वार्ड में चुनाव जीत नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि काउंसलर का चुनाव में जब टिकट का फैसला हो, सबसे पहली वरीयता मिले जिन लोगों ने जन लोकपाल आंदोलन के दौरान अपना सब कुछ लगाया था। दूसरी वरीयता उनको मिले जिन्होंने 49 दिन की सरकार बनवाई थी, और तीसरी वरीयता उनको मिले जिन्होंने 67 सीट जिताई थी, और चौथे नंबर पर वो लोग होने चाहिए जो विधायक के साथ आकर के दिन रात उसके साथ घूमते हैं, उनकी लिस्ट में चौथा नंबर पर होना चाहिए। अगर पहला नहीं मिलता है तो दूसरे को ढूंढो, दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरे को ढूंढो, और जिस वार्ड में कोई नहीं मिलता है वहां पर चौथे को विधायक के साथ रहने वाले को टिकट दो। ये फार्मूला को यहां पर सिस्टम में ले आओ। एक सूचना है, बाहर 5083 नंबर की गाड़ी है, उसकी वजह से पूरा रोड जाम हो गया है। 5083 5083 किसकी गाड़ी है? 5083 वैगनर हो चाहे मर्सिडीज, नंबर तो वही रहेगा। 5083 किसकी गाड़ी है? वाह जी मान सिंह जी जिंदाबाद। जिसकी भी हो वैगनर है भाई साहब, हटा लो, अब तो हटा लो, वैगनर है। देख लीजिए प्लीज, गाड़ी पूरा रास्ता जाम हुआ पड़ा है। सर सॉरी। तो मैं जो बात कह रहा था, अगर आंदोलन के साथियों को, मेरा एक और मानना है कि अगर एक आंदोलन के साथियों को प्राथमिकता मिलेगी, जब भी फार्म भरवाओ एक फार्म की लिस्ट तैयार कर लो, आप सबसे फार्म भरवा लो वॉलंटियर से कि कौन कब जुड़ा था, कैसा है। और कुछ हमारे डीआई को बहुत लोगों को पता भी है, हमारे वार्ड के और पदाधिकारियों को पता है। लेकिन अगर सबसे लंबा त्याग करने वाले को अगर काउंसलर चुनाव में सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो घर भी बैठा हुआ वॉलंटियर है वो भी मैदान में कूद जाएगा और एमसीडी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अगर उलट हो गया, अगर गोपाल राय के लेफ्ट राइट में चलने वालों को टिकट अगर प्राथमिकता में मिलने की खबर चारों तरफ फैल जाती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यहां जो बैठा हुआ हमारा पदाधिकारी है ना, वो भी फोन पर तो बोल देगा कि डोर टू डोर होगा, डोर टू डोर करने नहीं जाएगा। और बाद में चाहे आप डीआई को डांट लो, चाहे जो हमारा वीपी है उसको डांट लो, चाहे वो जो विधानसभा इंचार्ज है उसको डांट लो, चाहे वो वार्ड इंचार्ज को डांट लो। होता क्या है, मान लो हमने प्लान बनाया डोर टू डोर करना है, जैसे प्रोजेक्टर का प्लान चल रहा है ना, तो क्या होता है यहाँ ऑफिस में हम लोग 3-4 हमारे जो साथी हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो फोन उठाते हैं, हेलो
वीपी साहब रिजल्ट परिणाम वो रिपोर्ट नहीं आई। वीपी साहब फोन करते हैं डीआई को, बोलते हैं हाँ जी डीआई जी रिपोर्ट नहीं आई। डीआई फोन करता है विधानसभा इंचार्ज को, हाँ जी रिपोर्ट नहीं आई। विधानसभा इंचार्ज वार्ड इंचार्ज को फोन करता है, हाँ जी रिपोर्ट नहीं आई। और विधानसभा वाला वार्ड को फोन करता है, बोलता है रिपोर्ट नहीं आई। वार्ड वाला किसको फोन करे? किसको रिपोर्ट, कौन रिपोर्ट दे रहा है कि वार्ड वाला रिपोर्ट लेके दे दे? किसको करे वो फोन? रिपोर्ट तो आनी है नीचे से। रिपोर्ट कहां से आनी है? नीचे से। ऊपर से नीचे तक 10 लोगों ने फोन किया, रिपोर्ट नहीं आई, 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 रिपोर्ट नहीं आई। अरे एक बार उससे तो पूछो जिसको रिपोर्ट देनी है वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, देगा कौन रिपोर्ट? इसलिए आधा काम जमीन पर और आधा काम कागज पे पूरा हो जाता है। हम लोग भी इसलिए जिस तरह का युद्ध पूरे दिल्ली में चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है आप सब जानते हैं। ये बात सच है कि आज आपके 67 सीट जीत करके सरकार बनी है, लेकिन यह भी बात सच है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और उसके गैंग के मेंबर हर दिन हर पल षड्यंत्र करते हैं। हम भी मजबूर हैं, हमें उनके षड्यंत्रों से भी अपनी सरकार को बचाना है और आपकी अपेक्षाओं को भी पूरा करके दिखाना है। इस दोहरे पीड़ा से हम भी जी रहे हैं, लेकिन पीड़ा और दर्द एक जगह है, समाधान करने का रास्ता निकालना पड़ेगा। और मेरा प्रस्ताव यही है, क्योंकि आज सारे विधायक नहीं है इसलिए निर्णय नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन आप सबकी तरफ से हमारा प्रस्ताव है। दिलीप भाई संगठन के साथी बैठे हैं, कुछ विधायक भी बैठे हैं, वीपी भी शायद कुछ यहां पर हैं, कि एक बार सारे विधायकों के बीच में बैठ करके ये बात होनी चाहिए कि जब भी हम लिस्ट बनाएंगे हमारी प्रायोरिटी लिस्ट यहां से शुरू होगी। और विधायकों को भी ये जिम्मेदारी है कि थोड़ा दिल बड़ा करो और जो हमारे अच्छे वॉलंटियर हैं उनके साथ बातचीत करो, उनकी लिस्ट भी दो और अपने लोगों से प्यार से बोलो, भाई तुझे मेरे साथ चलने को मिलता है। अधिकारी को फोन करता है, काउंसलर भी बन जाएगा तो वो क्या कर लेगा? आज काउंसलर जो कल बन जाएगा उससे ज्यादा अधिकार और ज्यादा ताकत आज हमारे विधायक के साथ जो 4-5 लोग चलते हैं ऑफिस में रहते हैं उनकी है। उससे बड़ी ताकत नहीं बनने वाली है काउंसलर की। इसलिए त्याग यहां से शुरू होगा। मुझे लगता है कि आधा समाधान हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो डीआई हैं, बुरा मत मानना, देखो मैं कड़वा बोलता हूं इसलिए मीटिंग में मुझे कम बोलने का मन करता है, लेकिन बोलता इसलिए हूं जब जरूरी हो जाता है बोलना पड़ता है। दूसरा मेरा निवेदन अपने डीआई से है, वीपी से है और जो विधानसभा इंचार्ज है उनसे है, आप भी अपने हां करने वालों की केवल पैरवी मत करो। देखो प्रोग्राम होते हैं ना, रैलियां होती हैं, दिलीप भाई कॉल देते हैं, आते हैं लोग, कई लोगों को लगाया जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए। उस रिपोर्ट में भी जो रिपोर्ट नीचे से आती है, अगर उनका हां करने वाला पदाधिकारी है तो उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाती है और अगर उनका विरोध करने वाला पदाधिकारी है तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। अब तक आपने किया बहुत अच्छा, आपके पास एक छत्र राज था संगठन को संचालन करने का, वो आगे भी रहेगा, कोई तब्दीली नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन मैं अरविंद भाई की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि आप भी अपने मन को बड़ा कर लो। ऐसे लोगों के साथ जो पोटेंशियल है, लंबे समय से संगठन में जुड़े हुए हैं और जो चुनाव जीतने के लिए सक्षम है, उन लोगों को छांटने की, काटने की और ऊपर गलत उनकी निगेटिव रिपोर्ट देने की जो आदत है उसको अब बंद कर दो। सही रिपोर्ट ले आओ और ऐसा मत समझो कि सही रिपोर्ट पहुंचती नहीं है। सही रिपोर्ट तो आ जाती है। सतदीप भाई ने कहा कि पार्टी भी सर्वे कराती है, सही रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन आपकी जो क्रेडिबिलिटी है संगठन के अंदर वो बंद हो जाती है। आप अगर जाते हो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप उसी के यहां बैठते हो जो आपको गाड़ी में लेकर घुमा देता है, आप उसी से ज्यादा बात करते हो जो आपका सबसे बड़ा बड़ा फोटो लगवा देता है। ये काम बुरा नहीं है मैं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को, विधानसभा के नेताओं को भी एक बार पोलिंग स्टेशन और बूथ वालों से भी थोड़ा सा दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, जिसमें अधिकतर इतना पैसे वाले नहीं है जो गाड़ी से घुमा सकें और इतना पैसे वाले नहीं है कि बड़े बड़े पोस्टर लगा सकें। क्योंकि उनसे आपका रिश्ता नहीं बनेगा तो आप डोर टू डोर नहीं करवा पाओगे। इस दिल्ली के अंदर जब हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाने का संकल्प लिया था और चुनाव जीतने तक
कैसे संगठन बनाए, एक एक तिनके को कैसे जोड़ करके पार्टी बनी है, कैसे डोर टू डोर हुआ है, कैसे संगठन के लिए ताकत बनी है, कैसे पैसे आए, उसका मैं अच्छी तरह से अनुभव जानता हूं। शायद दिल्ली का कोई ऐसी विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है, और जहां मेरी नैनो घुस जाती हो, कोई ऐसी जगह नहीं हो जहां संगठन बनाने के लिए मैं ना घुमा हूं। इस दिल्ली के कोई ऐसी जगह नहीं दिल्ली की। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हम डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च कर दें और बाद में रिपोर्ट उल्टा आए, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर जो भी कमी है थी, उसको आज के बाद से हम अपने अंदर सोचना शुरू करें और ठीक करना शुरू करें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे वार्ड के इंचार्ज यहां बैठे हुए हैं, विधानसभा पोलिंग स्टेशन वाले यहां भी बैठे हुए हैं। मैं एक बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, डीआई दिलीप भाई से लड़ लेता है, लेकिन डीआई विधानसभा वाले की बात नहीं सुनना चाहता। विधानसभा वाला डीआई से लड़ लेता है, लेकिन विधानसभा वाला वार्ड वालों की बात नहीं सुनना चाहता। विधानसभा वाला वार्ड जो है विधानसभा वाला से लड़ लेता है, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन वालों से बात नहीं सुनना चाहता। और यहां पोलिंग स्टेशन इंचार्ज कितने बैठे हैं, जरा हाथ उठाना। इतने बैठे हैं, नीचे कर लो, माफ करना, आप भी वार्ड वालों से तो लड़ लेते हो, विधायक से तो सबसे ज्यादा लड़ते हो, जैसे सबसे बड़ा दुश्मन वही है। जितना नफरत कांग्रेस भाजपा वालों से थी, उससे ज्यादा विधायकों से नफरत रखते हैं बहुत लोग। लेकिन माफी के साथ कहना चाहता हूं, आपकी भी ताकत बूथ प्रभारी है। चुनाव के बाद यहां बैठे हुए बहुत सारे पोलिंग स्टेशन इंचार्ज हैं जो हमारे बूथ प्रभारी के घर आज तक नहीं गए हैं। 1.5 से 2 साल हो चुका है, लेकिन उससे घर जाना नहीं प्रसाद समझते हैं। मैसेज कर देते, प्रोग्राम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। हमारी असली ताकत है बूथ इंचार्ज। यहां बूथ इंचार्ज को आज नहीं बुलाया हुआ था, क्योंकि वो खड़ा होता तो सबकी पोल खोल देता। जितने यहां 30 मार खाए ना, सबकी पोल वो खोल देता कि सबके औकात असली क्या है, क्योंकि वो अपने मोहल्ले में रहता है, अपने गली में रहता है। और अधिकतम जो हमारे बूथ इंचार्ज हैं, उनको काउंसलर का टिकट की लड़ाई के देवदार भी नहीं है। 1-2% होंगे जो हमारे बूथ इंचार्ज। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे बात करना शुरू करो। विधायक हमारे जो पदाधिकारी है, विधानसभा इंचार्ज, उनसे बात करना शुरू करें। विधानसभा इंचार्ज वार्ड इंचार्ज से बात करना शुरू करे। वार्ड इंचार्ज जो है अपने पोलिंग स्टेशन इंचार्ज से बात करना शुरू करे। और पोलिंग स्टेशन इंचार्ज एक बार कम से कम 1 हफ्ते के अंदर, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगले 1 हफ्ते के अंदर जितने बूथ इंचार्ज हैं आपके विधानसभा के अंदर, उसके घर जाओ और उसकी भी थोड़ी गाली सुन करके आओ। बाद में उसे कह देना चाय भी पिला दे, एक बार चाय भी पियो और गाली सुन करके आओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, सारे बूथ इंचार्ज चले जाओ, बूथ इंचार्ज के पास सारे पदाधिकारी चले जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो जाग गए ना, एमसीडी चुनाव, लोग विधानसभा चुनाव में से 70 में से हम 3 हार गए थे, अगर वो जाग गए तो एमसीडी में एक भी सीट कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं बचेगी। अगर वो जाग गए हमारे जो बूथ इंचार्ज, अगर उनको आप नहीं जगाओगे तो आप सोचते हो कितना 29 मार खाओ। वार्ड के कई धुरंधर घूम रहे हैं, बोल रहे हैं जी हम लड़ेंगे, हम चुनाव जीत के दिखा देंगे। अरे आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से बूथ इंचार्ज से हमारा रिश्ता है, पोलिंग बूथ पर एजेंट बैठने वाला नहीं मिलेगा। अपने बाप को भी बिठा लोगे, अपने पत्नी को भी बिठा लोगे, अपने बुआ को भी बिठा लोगे, अपने काकी को बिठा लोगे, लेकिन सारे वार्ड के अंदर बूथ पर एजेंट नहीं मिलेगा। आज हमारे बूथ इंचार्ज की ऐसी उपेक्षा हुई है, अल्लाह वारिस हो पड़ा हुआ। इसलिए आपसे से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं एक तो नीचे से सुधार चाहता हूं और एक ऊपर से चाहता हूं। ऊपर से चाहता हूं कि विधायक त्याग करें। इस बार कार्यकर्ताओं की त्याग करने की बारी नहीं है, इस बार विधायकों को त्याग करने की बारी है। ये बात ऊपर से तय हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं पोलिंग स्टेशन इंचार्ज से कि हमारा जो असली जो रीढ़ की हड्डी है, ताकत है, पोलिंग बूथ इंचार्ज, उस बूथ इंचार्ज के पास जाओ। हो सकता है आपसे वो नाराज हो सकता है आपको गाली भी बकते, हो सकता है विधायक तो नाराज हो सकता है किसी वजह से नाराज हो, लेकिन उसके पास जाकर के एक बार हाथ जोड़ करके आओ। और अगर नीचे से जगा लिए और ऊपर से अगर सिस्टम सही हो गया तो फिर इस लड़ाई को जीतना आसान होगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक सिस्टम हमारा यहां बनना चाहिए। हर वार्ड के अंदर 4, 5, 10 हो सकता है हमारे यहां दावेदार बने,
हमने अपने विधानसभा में जितने कार्यकर्ता थे उनको एक दिन मीटिंग करके बुला करके बोला, भाई कितने चुनाव लड़ने चाहते हो, खुला है दरवाजा, जो लड़ना चाहता है लड़ो। सबने नाम बोला और सबका हमने नाम लिख लिया। करीब 30-35 उम्मीदवार हैं हमारी विधानसभा में, हमने सबका नाम लिया। लेकिन हमने दो बात उनसे करी। नंबर 1, उम्मीदवार जो भी बनना चाहता है, उम्मीदवार बनाने की औकात हमारी है, मैं सबको उम्मीदवार बना सकता हूं। लेकिन आपसे कमिटमेंट ये चाहता हूं कि जिस दिन पार्टी कैंडिडेट फाइनल कर देगी, जैसे आज मैं आपके साथ हूं, उसके बाद आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और पार्टी के साथ खड़ा होना है। अगर ये कलेजे में हिम्मत है तो उम्मीदवारी की दावेदारी करो, नहीं तो हमने देखा है, हमने पहले चुनाव में देखा, यहां जो विधायक हैं वही नहीं थे उम्मीदवार, उसके अलावा हर विधानसभा में 4-4 उम्मीदवार थे। जो उम्मीदवार थे उनसे पहले हम लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते थे, आंख मिलाकर के बात करने की हम हिम्मत रखते थे। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उनका हिम्मत जो है दाव दे गई, डगमगा गए और रिश्ता इतना खराब हो गया कि आज दूर से अगर देखते हैं तो मुंह फेर कर चले जाते हैं। यहां बहुत कम लोग बचे हैं जो विधानसभा उम्मीदवार के जो टिकट के दावेदार थे। मैं आप सबसे इतना चाहता हूं, आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत है। आपको अंदाजा नहीं है आपकी ताकत का। आज पंजाब के अंदर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हमारे हीरो हैं, हमारे नायक हैं, उनकी ताकत है, दिल्ली सरकार का काम है। लेकिन अगर पंजाब के लोगों को हिम्मत मिली है बादल सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए, वो हिम्मत दिल्ली के वॉलंटियर से मिली है, दिल्ली के लोगों से मिली है। अगर दिल्ली में करिश्मा नहीं होता, बिना पैसे का, बिना दारू का, बिना मुर्गे का, तो पंजाब वालों को यह हिम्मत नहीं मिलती। आज गोवा वालों को यह हिम्मत नहीं मिलती। आज देश के तमाम वॉलंटियर हैं, आपको चिंता है, लेकिन गोवा के अंदर आज 20 राज्यों के वॉलंटियर आज भी जाकर के वहां काम कर रहे हैं और जूझ रहे हैं। मैं अभी 2 दिन गुजरात में था। आप सबको पता है कि सूरत रैली के बाद अरविंद जी ने, हम सब ने ऐलान किया हुआ है कि अभी क्वार्टर फाइनल पंजाब का चल रहा है, क्वार्टर फाइनल पंजाब का चल रहा है, लेकिन फाइनल मैच से पहले आमने सामने की लड़ाई हम गुजरात में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो भी मोदी कर रहे हैं, आज जो भी मोदी हमारे साथ कर रहे हैं, एक एक अत्याचार का गिन गिन करके बदला हम गुजरात के चुनाव में लेंगे जो अगले साल होने वाला है। लेकिन आप उलट के सोचने की कोशिश करो। आज दिल्ली की वजह से पंजाब खड़ा है, पंजाब की वजह से गोवा खड़ा है, लेकिन उसके बाद एमसीडी का चुनाव होगा दिल्ली में और उसके बाद गुजरात का चुनाव है। अगर आपके छोटे छोटे बातों की वजह से अगर दिल्ली के चुनाव में 19-20 हुआ तो गुजरात की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके एमसीडी के चुनाव, कई लोग हमसे कहते हैं तो एमसीडी का चुनाव है यार, हो ही जाएगा। विधानसभा का चुनाव और था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव एमसीडी का है। वो इसलिए है कि गुजरात के चुनाव से वो पहले हो रहा है। जो भी हवा बनेगी देश के अंदर पंजाब के चुनाव की और गोवा के चुनाव की, अगर यहां गाड़ी पंचर हो गई तो गुब्बारा फुलाना गुजरात में बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए इस एमसीडी के चुनाव का एक राष्ट्रीय महत्व है और राष्ट्रीय महत्व के काम को हमें जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा और कैंडिडेट एक बने, उसके बाद हम सबको लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। 2 बातें और कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली बात, आप में से कई लोगों के मन में, और लोग बात करते, अभी हमने कामों की लिस्ट गिनाई है, कई लोगों के मन में भ्रम है जी, अरे यार क्या काम हुआ। आज मैं दावे के साथ कहता हूं और अपने विधानसभा का मैंने मैपिंग किया है, अपने विधानसभा के अंदर आप भी चर्चा शुरू करो। विधानसभा में आज लोग हमसे हिसाब मांगते हैं, कांग्रेस वाला हिसाब मांगता है, भाजपा वाला हिसाब मांगता है, हमारा भी वॉलंटियर हिसाब मांगता है, हम हिसाब देते घूम रहे। इस दिल्ली के अंदर पहला चुनाव नहीं हुआ है विधानसभा का। इस दिल्ली के अंदर 4.5 साल पहले एक चुनाव हुआ था, काउंसलर का चुनाव। उस काउंसलर के चुनाव में भी दिल्ली की जनता ने वोट दिया था और उस काउंसलर के चुनाव में भाजपा वाले भी जीते थे और कांग्रेस वाले जीते थे। 4.5 साल में उन्होंने क्या किया, इसका भी हिसाब किताब जनता के बीच में होना चाहिए। ये बात भी लोगों को बोलो। 2.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में हम तो 70 में 67 जीते, लोकसभा में 7 की 7 पार्टी मोदी जीत करके गए। 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, कांग्रेस भाजपा के सांसदों ने क्या किया, इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे बहुत वॉलंटियर को भ्रम है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना काम किसी भी विधानसभा में
पिछले 20 साल में किसी विधायक ने नहीं किया, उतना काम हमारे विधायकों ने इस 1.5 साल के अंदर करके दिखाया है। और अगर ना भरोसा हो तो हिसाब किताब ले ले। और विधायकों से भी चाहता हूं कि अपने सारे हिसाब किताब को वॉलंटियर के बीच में रखो, जिससे पता चले। उनको लगता है कि काम ही नहीं हुआ। जितना काम काउंसलर ने किया है 4.5 साल में, जितना काम सांसद ने किया है, 4 काउंसलरों का काम और 1 सांसद का काम, 5 का काम एक तरफ कर दोगे, उससे दुगना काम हमारी पार्टी के विधायक ने विधानसभा के अंदर किया है, हमारी सरकार ने किया है। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, आप में से जब आप बात करते हो तो आपस में चर्चा करते हो। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने आज काम क्या किया है। आज पंजाब के लोग हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन हमारे काम की भाषा समझते हैं। गोवा के लोग हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन हमारी काम की भाषा समझते हैं। गुजरात के लोग हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन हमारे काम की भाषा समझते हैं। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो बनी है, इस हिंदुस्तान के अंदर जो पहली सरकार है, जिस सरकार में 400 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलती है, आधे दाम पर मिलती है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां 20,000 लीटर पानी मुफ्त में मिलता है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां बजट का 144 हिस्सा शिक्षा पे खर्च होता है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां फ्री में दवा और जांच मिलती है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां किसानों को 50,000 हेक्टेयर मुआवजा मिलता है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां मजदूरों के लिए 14,000 मजदूरी कैबिनेट ने फैसला किया है देने का। हिंदुस्तान की पहली सरकार है। कल मैं गुजरात गया था, वहां के पत्रकार पूछ रहे थे नोटबंदी में मोदी फेल हो गए, आप लोगों ने आरडीविन सड़क पर कैसे सफल कर लिया। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने आरडीविन किया और पूरे दुनिया को सफल करके दिखाया। हिंदुस्तान की पहली सरकार है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां अगर कोई सिपाही और सैनिक मर जाता है उसके सम्मान में 1 करोड़ रुपया सरकार देती है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां का मुख्यमंत्री और मंत्री भी लाल बत्ती नहीं लगाता है। यह हिंदुस्तान की पहली सरकार है। और अगर दिल्ली के अलावा कोई और सरकार हो तो कांग्रेस भाजपा वालों से पूछ के मुझे बता देना। हिंदुस्तान की एक सरकार का नाम पता करना कांग्रेस भाजपा वालों से। किसी भी पार्टी का आजादी के बाद बहुत सरकारें बनी है, हिंदुस्तान के अंदर एक सरकार का नाम पूछ करके आओ कि जो हमने 10 काम गिनाए, एक काम किया हो किसी सरकार ने। अकेली सरकार है और इसलिए हमें गर्व है इस सरकार में। यह सरकार तब काम करती है जब वो परेशान करते हैं, लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है कि वो परेशान करते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और आखिरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, कुमार भाई बोल रहे थे आज देश का राजा रो रहा है। क्यों रो रहा है? हम सब लोग रोजाना कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन कभी कभी गलती भी होती है हम सब लोगों से। जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक तो हम शेर होते हैं, 56 इंच के सीना वाला शेर। लेकिन जब गलती पकड़ में आ जाती है, वीडियो मिल गई, ऑडियो मिल गई, रिकॉर्डिंग मिल गई, तो जो 56 इंच का सीना वाला होता है ना, वो तुरंत पैर पकड़ने लगता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। इसलिए अपने को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो इस देश के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी अच्छा है जी, परेशानी हो रही है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, पूरे संसद में एक विलाप चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का एक लाल है जिसका नाम केजरीवाल है। उसने मोदी के 8 लाख करोड़ के घोटाले को पकड़ लिया है और मोदी को इस बात का डर है कि सरकार तो उसकी कभी ना कभी जाएगी और केजरीवाल कभी ना कभी आएगा। मोदी जाएगा और केजरीवाल आएगा, और उसके बाद इस घोटाले पे क्या करेगा उनको अच्छी तरह से पता है। इसलिए जनता के बीच में रोने का, गाने का, ड्रामा करने का, नाटक करने का किसी तरह से बच जाए। ये ड्रामा चल रहा है। साथियों, मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, आज पूरे मोदी सरकार में एक दहशत फैली हुई है। आप सब जानते हो कि ब्लैक मनी का क्या हुआ। आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका है। उसमें 1 रुपया ब्लैक मनी नहीं मिली। हुआ क्या है? उन्होंने बोला आतंकवाद रोकेंगे, उन्होंने बोला हम काला धन रोकेंगे। आज पूरे देश के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी करेंसी थी। वो सारी 3 लाख फर्जी करेंसी आज बैंक में जमा होकर के वो पक्का हो गया, काला धन पक्का हो गया। सारी फर्जी करेंसी पक्का कर दिया इस चोर ने, और उसके बाद देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं,
हमने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और हम मोदी के भ्रष्टाचार को भी उसके माथे तक पहुंचा करके लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमने पकड़ा हुआ है। इसलिए आप सबसे एक निवेदन है कि जो हमारी पॉलिटिकल जो आज लड़ाई है, हम नोटबंदी की लड़ाई में सबसे आगे हैं, सबसे मजबूत हैं। इसमें आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। एक एक दिन करके जनता आपके साथ खड़ी हो रही है। आज बसों में, मेट्रो में चर्चा होने लगी है। आज किसी भी मोदी भक्त की हिम्मत नहीं है कि मेट्रो और बस के अंदर जो है बात छेड़ दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लोग बस में से उतार करके फेंक देंगे। आज गुस्सा इतना ज्यादा है पब्लिक के अंदर। हम यहां पर मजबूत हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश को बचाने की। हम लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार में आम आदमी के काम करने की, जो काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारी एक लड़ाई हमें और लड़ना है और मजबूत होना है कि हमारे जो ये अंदर विधायक, डीआई, विधानसभा इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, बूथ इंचार्ज, इसके बीच में जो गैप पैदा हुआ है, इसको भी खत्म करने की लड़ाई हम मिलकर के लड़ना है। और अगर आप मिलकर के इस लड़ाई को आप लड़ोगे, मुझे यकीन है आज जो इतने आप देख रहे हो ना, अगर आप इस लड़ाई को आप शुरू कर दो और बूथ वॉलंटियर्स तक पहुंच जाओ, तो इस दिल्ली के अंदर जैसे पहले टोपियां टोपियां दिखती थी ना, आज फिर टोपियां टोपियां दिखेंगी। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, भाजपा ने हार मान लिया है, कांग्रेस छटपटा रही है, लेकिन आपको अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना है। और मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग के बाद मैंने जो एक निवेदन किया है, वो निवेदन आपसे ये है कि हमारे सारे पोलिंग स्टेशन इंचार्ज सभी बूथ वाले के पास जाएंगे, जिसको आज तक मैसेज करना भी बंद कर दिए थे, जिसके यहां जाना भी बंद कर दिए थे। वार्ड वाले भी वहां जाएंगे और अपने बूथ इंचार्ज से आप मिल करके आओ। बूथ इंचार्ज की शिकायत आप खत्म कर दो। विधायकों से जो आपकी शिकायत है मैं खत्म कर दूंगा, इसका वादा आपसे करता हूं। केवल एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, उधर से आप खत्म करो और इधर से हम खत्म करेंगे। और दोनों जब खत्म करके आएंगे तो फिर क्या होगा? भारत माता की